कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है और पुलिस प्रमाण जुटा रही है। कानून के सामने मेरी तुम्हारी हस्ती ही क्या है भला। जुट जाएंगे इस बार प्रमाण भी, आखिर कब तक खैर मनाएगा जोरावर। प्रमाण जुट जाएंगे तो अवश्य ही सज़ा भी पाएगा अपने जुर्म की। वह तो सज़ा पाएगा अपने जुर्म की, पर उससे भी बड़ी सज़ा तो हम पाएंगे, वह भी बिना कोई जुर्म किए। स्वर एकदम रुआंसा हो आया लखन का। होता है कभी कभी ऐसा भी, एक की मूर्खता का फल दूसरे को भुगतना पड़ता है। और आप हैं कि इसी मूर्ख का पल्ला पकड़े हुए हैं। मारा है गरीबों को तो भुगतने दीजिए सज़ा। नहीं चाहिए हमें जोरावर का वोट। अब इसके वोटों के चक्कर में हरिजनों के सारे वोट तो गए ही, गांव के दूसरे लोगों के वोट भी नहीं मिलेंगे। सारा हिसाब लगाकर देख लिया है मैंने। ले डूबेगा जोरावर का साथ। माथे पर कलंक और आत्मा पर बोझ सो अलग। आत्मग्लानि और अपने ही प्रति उभरे हुए धिक्कार भाव से लखन का सारा चेहरा ही विकृत हो उठा। लगा जैसे भारी बोझ के नीचे कसमसाकर आत्मा बोलने लगी है उसकी। और आत्मा की आवाज़ में बड़ा ज़ोर होता है, जोर भी और तेज भी। पर दा साहब में ऐसा जोर और ऐसी तेजी सहज भाव से झेल जाने का अनंत धैर्य है। वे तनिक हंसे। हंसे क्या, बस होठों का बाया कोना जरा सा फैल गया। ऐसा ही होता है उनका हंसना। खिलखिलाकर हंसते तो उन्हें शायद ही कभी किसी ने देखा हो। तुमने तो सारा हिसाब भी लगा कर देख लिया, पर क्या करूं, मेरा तो स्वभाव इतना हिसाबी किताबी है ही नहीं। मन हिसाब के आंकड़ों में रमता ही नहीं, बस सही गलत में ही उलझा रहता है। तो सही किया है जोरावर ने, किसी को मरवा देने को सही कहेंगे आप? गुस्से के मारे लखन ने पीठ पीछे का तकिया खींचकर गोद में रख लिया और उसी पर हाथ फटकारने लगा। बहुत आवेश में हो तुम। दोष तुम्हारा नहीं, उम्र का है। जरा भी विचलित हुए बिना दा साहब ने कहा और चुप हो गए। लखन टुकुर टुकुर उनका चेहरा ताक रहा है। उस समय वह स्थिति का विश्लेषण चाहता है, अपनी उम्र और आवेश का नहीं। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए, विवेक और धीरज। प्रवचनीय मुद्रा में दा साहब ने जीवन के अनुभवों से निचुड़ा हुआ वाक्य उछाला। फिर कुछ क्षण रुककर हौसला बंधाते हुए बोले, आएगा, पद पर बैठोगे तो पद की जिम्मेदारी स्वयं सब सिखा देगी। कहाँ रखा है पदवद, भूल जाइए अब सब। विरोधी दल के नेता इस घटना को ऐसा भुनाएंगे कि हम सब टापते ही रह जाएंगे। यह बिसु की नहीं, समझ लीजिए एक तरह से मेरी हत्या हुई है, मेरी। लखन ने खुले पंजे से छाती पीटकर अपनी हत्या की घोषणा करके दा साहब को दहला देना चाहा। दा साहब ने कुछ इस भाव से हुंकार भरी, जैसे स्थिति का नए सिरे से पूरा पूरा जायजा ले रहे हों। 9 तारीख को यानी 3 दिन बाद ही मीटिंग का ऐलान हो गया है उनकी तरफ से। सुकुल जी खुद आ रहे हैं भाषण देने। जानते तो हैं सुकुल जी के भाषण का करिश्मा। आग उगलते हैं आग। गांव वैसे ही सन्नाया बैठा है, एक ही भाषण में बहाकर ले जाएंगे सारे गांव को अपने साथ। लखन ने भी जैसे कमर कस ली है कि आज दा साहब की इस संतई मुद्रा को तोड़ कर ही रहेगा। एक इन मशाल वालों को छूट मिली हुई है, उल्टा सीधा जो मर्जी आए छापने की। इमरजेंसी में बंद हो गया था, ठीक था। ऐसे अखबार पर तो आपको भी। गलत बात है। दा साहब ने अंकुश लगा दिया एकदम। यह तुम नहीं, तुम्हारा स्वार्थ बोल रहा है। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि वह विवेक को ही खा जाए। अखबारों को तो आज़ाद रहना ही चाहिए। वे ही तो हमारे कामों का, हमारी बातों का असली दर्पण होते हैं। मेरा तो उसूल है कि दर्पण को धुंधला मत होने दो। हाँ, अपनी छवि देखने का साहस होना चाहिए आदमी में। बड़ी हिम्मत और बूता चाहिए उसके लिए। इससे जो कतराता है वह दूसरे को नहीं, अपने को ही छलता है। कैसे कैसे संपादकीय छापे थे, कैसी कैसी तस्वीरें छापी थीं उस आगजनी की घटना की। और अब क्या चुप रह जाएंगे? आने दीजिए उनका अगला अंक, देखिए क्या सनसनीखेज बनकर आती है सारी बात। आवेश का एक कतरा तक नहीं दिखाई दे रहा है, न दा साहब के चेहरे पर न स्वर में। और लखन है कि भीतर ही भीतर झल्ला रहा है बुरी तरह। से। इस घटना की सारी खतरनाक संभावनाओं को सामने रखकर वह विचलित कर देना चाहता है दा साहब को, हिला देना चाहता है उन्हें। एक और तुरुप का पत्ता चला उसने।
जानते तो हैं लोचन भैया कितने दिनों से अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। देखिए इस घटना से कैसा उफान आता है उनकी खिचड़ी में। जोड़ तोड़ करके अविश्वास का प्रस्ताव ले आए तो आपको भी लेने को देने पड़ जाएंगे, मैं कह देता हूँ। लखन, आवाज़ की हल्की सी सख्ती ने जवान की लगाम खींच दी लखन की। जिस दिन अपने लोगों का विश्वास खो दूंगा उस दिन कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सबके विश्वास पर ही टिकी हुई है मेरी कुर्सी, सबके सद्भाव पर ही जिंदा हूँ मैं। विश्वास और सद्भाव ही नहीं रहा तो मेरे रहने का क्या मतलब। ठीक है, सबके विश्वास पर अपनी कुर्सी जमाइए, सुकुल बाबू अपनी मीटिंग जमाएं, दत्ता बाबू अपना अखबार जमाएं, बस हम ही अपनी कब्र खोद लेते हैं। हथियार डालने के अंदाज में लखन बोला। उसके आवेश पर दुख, निराशा और पराजय की गहरी परत चढ़ आई थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। दास साहब ने बगल से चोंगा उठाकर कान पर रख लिया और बदन को तकिए पर जरा सा ढीला छोड़कर पसर से गए। दूसरे हाथ से अपना अधगंजा सिर सहलाते हुए बड़े इत्मीनान से फुनियाते रहे। दास साहब की इस आश्वस्ति पर लखन सिंह भीतर ही भीतर कुर्ता तिलमिलाता रहा। जैसे ही बात खत्म हुई लखन सिंह फिर झपट पड़ा। माफ़ करिए दास साहब, इस बार आप ना जोरावर को दबा पाएंगे और ना ही यह सीट जीत पाएंगे। इस बार आपका दांव। बात छोड़ दी अधूरी लखन ने। दास साहब का दांव खाली गया या नहीं, यह दास साहब को भड़काने के लिए फेंका गया लखन सिंह का हर बार खाली हो गया। वे मौन साधक की तरह स्थिर बैठे रहे, शांत, अविचलित और निराकार। ऐसा नहीं कि लखन के भीतर की खीज और परेशानी को वे नहीं समझ रहे, पर वे उसे कतई बढ़ावा नहीं देना चाहते। उन्होंने हल्के से अपना आसन बदला और शरीर को ढीला करके तकिए के हवाले किया। कुछ ठंडा पियोगे? फालसे का शरबत पियो, इसकी तासीर बड़ी ठंडी होती है। जवाब की प्रतीक्षा वे नहीं करते, अपनी कही बात ही उनके लिए अंतिम होती है। शरबत का आदेश फ़ोन के तार पर चढ़कर भीतर चला गया तो उन्होंने नज़रें शून्य में टांग दी। गर्दन जरूर उनकी नामालूम से झटकों से आगे पीछे झूलने लगी। नज़रें उनकी शून्य में ही एक अनदेखा सा नक्शा तैयार करने लगी। नक्शे की एक हल्की सी रूपरेखा उभरी तो चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक सी आ गई, पर उसे बखूबी जब्त कर गए दास साहब। लखन अच्छी तरह जानता है कि दास साहब की नज़रें जब शून्य में गड़ जाएं तो समझ लो वो खुद समस्या में गहरे धंस गए, और जब धंसे हैं तो कोई ना कोई सिर पैर तो खोज कर लाएंगे ही। दास साहब की सूझबूझ का वह शुरू से ही कायल है। बड़े बड़े संकट और घातक स्थितियों से उन्हें उभरते हुए देखा है उसने खुद अपनी आँखों से। केवल देखा ही नहीं, एक हद तक साझीदार रहा है उनका। पर बस एक यही साधुई मुद्रा खिंचा देती है उसे। नौकर आया तो बिना जरा भी आवाज़ किए उसने अपना शरबत ले लिया। किसी तरह का व्यवधान नहीं डालना चाहता था वह इस समय। थोड़ी देर बाद दास साहब ने अपनी नज़रें शून्य में से खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नज़रों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दास साहब को, कहीं वे भाप ना लें। या तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दास साहब की कृपा से ही उसे इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठा पटक करनी पड़ी है दास साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं। अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी बहुत हल्का पड़ रहा था, पर दास साहब ने बाह थामी तो सारे विरोधियों को चित्त करते हुए लापटका किनारे पर। वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने बिछाने तक की ही है। यही उसका इतिहास भी रहा है, और यदि वह चुनाव जीता तो वह दास साहब की सूझबूझ और प्रयत्न से ही होगा। पर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर भी क्या नाम है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दास साहब ने पूछा। बिसेसर, बिसु कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज़ में घुली खीज और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा सा हिसाब था, पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दास साहब की नज़रें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूटकर आया था ना। 4 साल तक काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो आया तो दास साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई।
ना मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला? पर इतना सुनकर भी लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसा का तैसा बना रहा। तो दास साहब बोले, डीआईजी ने फ़ोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही बिसु की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दास साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय? दास साहब से नज़रें मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बातें करते हो लखन? थोड़ा सख्त आवाज़ में दास साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति की हमने। और तुम? फिर एक क्षण रुककर चुभती सी नज़र में उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज़ में बोली, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिटपिटा गया। दास साहब खुद ही बता दें कि इस मामले को कैसे निपटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब कहे पूछे ही क्यों। पर दास साहब ने फ़ोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कुर्ता तिलमिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण बात बिसु की मौत ही लग रही है। इसके प्रति कोई कैसे उदासीन रह सकता है भला? या फिर उसे इतना सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे बिसु की मौत कोई मामूली बात हो, सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फ़ोन ख़त्म हुआ तो फिर हिम्मत करके बोला, डीआईजी का फ़ोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का, जो जहाँ है वहाँ से संतुष्ट नहीं, और चाहिए और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है बदस्तूर। पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो दास साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियाँ की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता तो उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था आगजनी वाले मामले में। वाक्य पूरा नहीं करने दिया दास साहब ने, बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया था कि अभी अभी दास साहब से फटकार खा चुका है। उमग कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन। एक सर्द सख्त सी आवाज़ निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना होगा। मुझसे यह सब नहीं होगा भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, फंसे जो रावत। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़ी मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला? वह कानून का मामला था, लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा? आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से, जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ क्यों नहीं बताते? उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा, अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांप कर स्नेहिल नज़रों से उसे सहलाया दास साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का? भीतर ही भीतर मन गुस्से से उसका सुलग रहा है। दास साहब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए
और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा, उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे, ना खुद एक दिन चैन से रहेंगे, ना इन्हें ही रहने देंगे। दास साहब को क्यों नहीं यह खतरा नज़र आ रहा है? मेरा हारना चाहे अहमियत ना रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना ज़रूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़ी आसानी से ले जाएंगे सुकुल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दास साहब। अगर जनता को विश्वास है सुकुल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है, तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए। ठीक है, तब फिर। लखन सिंह ने आधीरता और आवेश में दास साहब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दास साहब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज़ को स्नेह से सींचकर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्मनीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो। निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं? पढ़ा करो, चित्त को बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाएं गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है, पर जब्त कर गया। ठिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दास साहब की नज़रें उसी के चेहरे पर टिकी हुई हैं। भीतर ही भीतर सहम गया वह इस नज़र से। कई बार उसने महसूस किया है कि उनके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुंकार के दास साहब ने अपनी नज़र फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं से कोई मुद्दा खींच कर लाए हों। सुकुल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है। ऐसा करो कि 4-5 दिन के बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बिसू के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए, बेचारे। आप जाएंगे? ज़रूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यो भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो। ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, सुकुल बाबू के बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ। बहुत तनाव है गांव में। यूँ भी अब गांव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने बरसों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गांव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का। और आंखें मूंद कर दास साहब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लखन टुकुर टुकुर मुँह ताकता रहा दास साहब का कि कब दास साहब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, निर्भर तो अंत में उन्हीं पर करना है। आँख खोलकर दास साहब ने घड़ी देखी, 9 बज गए। अच्छा, तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी कराएं। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते हुए बोले, जैसे अचानक याद आ गया हो। और हाँ, जाओ तो ज़रा मशाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का? कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहना अब समय लेकर मिलने किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे? दास साहब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में, उनकी हर बात और हर काम में ज़बरदस्त ठहराव है। और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिकड़में की हैं, कभी की कला मुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुकुल बाबू का निवास स्थान। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं सुकुल बाबू इस प्रांत के। बिना किसी बाधा व्यवधान के एक छत्र राज्य था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज की नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वह एक झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कि जड़ें ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ी बलवान है। यूँ सुकुल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज़ हैं।
प्रांत के लोग दा साहब के पासंग पर रखते हैं सुकुल बाबू को। वैसे दा साहब की किसी भी बात से कोई समानता नहीं है सुकुल बाबू की। सांवला रंग, नाटा कद, थोड़ा थुलथुल शरीर। दा साहब की तरह सौम्य शांत भी नहीं, सुरा सुंदरी से भी किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी हैं दोनों के। जग के सकल पदार्थ ना पाने वाले कर्महीनों में वे अपने आप को शुमार नहीं करवाना चाहते। मस्त फक्कड़ हैं एकदम। निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से। गाली गलौज से भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा कि बात में धार आई, पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफ़ी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी हुई 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी हैं। गले और बाजू में गंडे तावीज़ भी बंधे हुए मिल जाएंगे। नीलम तो अभी पिछले महीने ही पहना। पहले भी किसी ने पहनकर आजमाने को कहा था, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बड़े तेज मिजाज वाला पत्थर है नीलम। माफिक ना आए तो एकदम पटड़ा ही बिठा दे। लेकिन पटड़ा तो बैठा, ना पहनने से तो पहन लिया, और देखो रंग लाया। बिसु की मौत। लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया है उनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें इस मौके का फ़ायदा उठाकर। मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मौजू, पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है सुकुल बाबू ने राजनीति में, पर इस बार का अनुभव तौबा। एक गडरिये के डंडे के नीचे कैसे सारी भेड़ें रिरियाती मिमियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी, पर जैसे ही डंडा टूटा आपस में ही वो मार काट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये एक ही झुंड की ही भेड़ें थीं। कैसी कैसी मशक्क़त झेली उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अब तक। यह तो सुकुल बाबू ही हैं कि टिके हुए हैं। केवल टिके ही नहीं, सबको ठिकाने देकर टिके हैं, पर मन बेहद शुद्ध हो गया है उनका। उन्हें खुद लगने लगा है कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है। जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन। कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है, पर राजनीति में जहाँ तक अपने को धंसा लिया वहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वो कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो जैसे भी हो। कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी गोटियां ही बिठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछली बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार कैसे आंख फेरेंगे और क्यों फेरेंगे। बिसु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा था। वे बिसु की मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस बार भी लोग उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे? जरूर मिलाएंगे, और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी ज़िंदगी में तो। एकाएक उनका मन बिसु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर है अब, जोरावर हुड़दंग ना मचवा दे। एकदम उजड्ड आदमी है बीहड़, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे। सरपंच भी तो उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह बहाकर ले जाएंगे अपने साथ। बहाकर ले जाने का मतलब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं, और बहाव की ताकत भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वह बहाव ही तो था। बहाव नहीं, बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धड़ाधड़ नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाईं। उसके बाद तो जैसे देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। आंध्र में, दिल्ली में और उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो बवंडर भूगोल बदलने में लगे हैं, और यदि वे बवंडर ले आए तो यह शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाएं तो वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफ़ी भरोसा है सुकुल बाबू को। फिर 70 दरार वाली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को गिराना यूँ भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा साथ दें तो बाएं हाथ का खेल है यह उनके लिए।
सुकुल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बिसु की लाश गांव में रही, बड़ी खलबली मची रही वहाँ। भीड़ बातें, जितने मुंह उतने अनुमान। किसने मारा बिसु को, कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहाँ लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मरने मारने का रिवाज हो, वहाँ ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चुस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी। इधर खबर पहुंची और तुरंत ही थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी? बिसु की पूरी जन्मपत्री खुली। कब किसने क्या कहा, क्या किया, इसकी दोस्ती, दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले, ज़िंदगी की पूरी डायरी जो शायद बिसु कभी नहीं लिखता, पुलिस लिख कर ले गई। लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहाँ, तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब में एक बड़ा सा अखाड़ा है जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं रात दिन। दंड पेलना, लाठी भांजना, मुगदर घुमाना, कुश्ती लड़ना, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का स्रोत भी। इसी अखाड़े की आबादी जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव के गली बाजारों में उतर जाती है, तो सारे गांव वालों को सांप सूंघ जाता है और सबकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही बिसु की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े की लठैत गश्त लगाने लगी गांव में। उसके बाद लोगों के मुंह से आहें भली निकलती रही हों, बात नहीं निकली। बिसु के मारने का तरीका चाहे समझ ना आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी और कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय भी ज़बान पर कोई नहीं लाया, यहाँ तक कि बिसु का बाप भी नहीं। आगे सुनने के लिए चैनल पर बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।